अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ आज हम चैप्टर 3 के तमाम एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। सही है। इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसे जल्दी अच्छे से समझकर सॉल्व करें। सही। इसके अलावा अगर आप एम इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में इनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो दिया गया नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में ये तमाम चीजें जो है वो पूरे ईयर के लिए फराहम की जाती है और इसकी फीस सिर्फ एक दफा पे करनी होती है। ठीक है। इसके अलावा मजीद आपको अगर कोई डिटेल जाननी हो तो नीचे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, लाजमन कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है। अब हम अपने इस एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सही है। सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट? चैप्टर नंबर जो है स्टूडेंट वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हमने बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने समझा था, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की वैसे लेक्चर्स फराहम नहीं किया है यूट्यूब लेक्चर में। अगर आपने इसे अपने स्कूल में या कोचिंग में पढ़ा होगा या किसी और यूट्यूब लेक्चर से पढ़ा होगा, सो आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा कि इस चैप्टर में हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट फंक्शंस को, कि वो किस तरीके से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी हमारी पूरी बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड दी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड दी नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में आपने पूरा फोकस रखा था केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सही है। नाउ अगर हम बात करें इसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन की, सो वेरी फर्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एमसीक्यूज सबसे पहले सेक्शन में पूछा जाता है और एमसीक्यूज से आप अच्छे खासे नंबर जो है वो सेव कर सकते हैं। सही है। सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है दैट इज द एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरनमेंट इज। अब हमारी एक्टिविटी में जो चेंज आता है हमारे इन्वायरमेंट्स के रिलेशन से, यानी हमारे इन्वायरमेंट की वजह कर, वो किस तरीके से आता है? बाय द हेल्प ऑफ स्टिमुलस, रिस्पांस, बोथ ए एंड बी, यानी स्टिमुलस और रिस्पांस दोनों की मदद से, या ऑप्शन डी में लिखा है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी बाहर इन्वायरमेंट में कोई चेंज महसूस करती है तो उस चेंज को अपनी बॉडी में अडेप्ट करने के लिए या उस लिहाज से रिफ्लेक्स एक्शन देने से पहले सबसे पहले बॉडी क्या करती है? रिस्पांस जनरेट करती है। ठीक है। जैसे आपका हाथ किसी गरम गरम चीज पे लगा, आपकी बॉडी, आपकी स्किन ने ऑब्जर्व किया उस गरम चीज को, उस चेंज को, सडन चेंज को, तो फौरन आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स मौजूद है वो मैसेज फराहम करेंगे। ठीक है। वो सिग्नल्स भेजेंगे और फिर आपकी बॉडी एक रिफ्लेक्स एक्शन करेगी। जैसे हाथ लगा, आपने फौरन हाथ को पीछे किया, तो इसके पीछे जो पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है? बाय द हेल्प ऑफ स्टिमुलस, बाय द हेल्प ऑफ रिस्पांस। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट में जब चेंज को महसूस किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास एक्टिविटी में रिस्पांस जनरेट होगा। ठीक है। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिस्पांस, और वो हमारे पास है ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरे एमसीक्यूज में लिखा है स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय। स्टिमुलस किस तरीके से डिटेक्ट होता है? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस यानी एक्टिविटी में चेंज का होना। जैसे गर्म चीज में हाथ लगा, मैसेज गया बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, तो फिर क्या होंगे? स्टिमुलस स्टार्ट होगी, एक्टिविटी स्टार्ट होगी बॉडी की। ठीक है। मसल्स और ग्लैंड क्या करेंगे? वो फौरन
एज अ इफेक्टर वर्क करना शुरू करेंगे, सही है। तो सबसे पहले जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा वो कौन करेगा, हमारे पास बेसिकली स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद है, हमारे टंग में डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो कि टेस्ट को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन में डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। तो ये सब तमाम रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स बेसिकली इफेक्टर्स तक मैसेज फराहम करते हैं कि बाहर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर इफेक्टर क्या करेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन तक बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाएंगे और फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होगा, बॉडी एक हरकत में आएगी, सही है। तो सबसे पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, रिसेप्टर्स। एमसीक्यूज नंबर 3 पे लिखा है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इज। अब आपको पता है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है उसकी डिफरेंट टाइप है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन की वो टाइप जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे, तो वो कौन सी टाइप है, दैट इज कॉल्ड दी नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जब हम इन्वायरमेंट में कोई चेंज महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की मदद से, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक सेल है जो कि नर्व सेल से मिलकर बना है, ये न्यूरॉन सिग्नल्स भेजेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजेंगे, इंपल्सेस भेजेंगे, ताकि बॉडी उस हिसाब से चेंजेस को अडेप्ट करे, उस हिसाब से रिफ्लेक्स एक्शन करे। तो इलेक्ट्रिकल या केमिकल जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं, इसका जिक्र किसमें होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम हार्मोन्स का जिक्र करेंगे, हम ग्लैंड का जिक्र करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी कोऑर्डिनेशन की टाइप है, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन की, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लिखा है नर्वस, बी में लिखा है केमिकल, सी में लिखा है मैकेनिकल और डी में लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन में ही क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चौथे एमसीक्यूज में आ जाए स्टूडेंट, लिखा है द केमिकल रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू सिग्नल्स सम डिस्टेंस सेल थ्रू ब्लड आर। जब केमिकल रिलीज होंगे और वो केमिकल कैरी करेंगे एक सिग्नल्स को दूसरे डिस्टेंस के सिग्नल्स तक, तो वो ब्लड के थ्रू करेंगे, सही है। तो वो हमारे पास कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू दी ब्लड क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो बेसिकली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट हो रहे हैं या जो डिस्टेंस बेसिकली कैरी कर रहे हैं, ये बेसिकली किसमें होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे जिक्र किसका होगा, हार्मोन्स का होगा, सही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, हार्मोन्स। एमसीक्यूज नंबर 5 पे क्या लिखा है, एमसीक्यूज नंबर 5 पे लिखा है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सहिबिट बाय प्लांट। वो कौन सी कोऑर्डिनेशन की टाइप है जो कि प्लांट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं करते, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नंबर 6 एमसीक्यूज में लिखा है द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो कि रीजनिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी सोचने में, थॉट प्रोवोकिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा हिस्सा है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट हिस्से हैं, और हर हिस्सा डिफरेंट फंक्शन के लिए एसोसिएट है, सही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रीजनिंग की, यानी थॉट्स की। तो बेसिकली थिंकिंग के लिए या थॉट के लिए, रीजनिंग के लिए कौन सा हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है, ऑप्शन बी, सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है रीजनिंग के लिए। एमसीक्यूज नंबर 7 में लिखा है द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड प्रिसिशन इन मूवमेंट इट। अब यहाँ पर बेसिकली बैलेंस को कौन देखेगा और मूवमेंट को कौन देखेगा, हमारे ब्रेन का हिस्सा, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिब्रम ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, सही। ब्रेन के पार्ट्स के नेम आपको याद होना चाहिए, which is very important for your MCQs, short question answer, detailed question answer and the diagram। ब्रेन की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर डिटेल क्वेश्चन के साथ आती हैं और ज्यादातर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ब्रेन के पार्ट्स पूछे जाते हैं, सही है।
तो आपको पार्ट्स के नेम अच्छे से याद होने चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। 8 एमसीक्यूज में लिखा है वाइटल फंक्शन फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय। अब ये जो वाइटल फंक्शन होते हैं, डिफरेंट वाइटल फंक्शन होंगे, डिफरेंट हार्मोन्स हो सकते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल्स हो सकते हैं। तो ये तमाम वाइटल फंक्शन जो होते हैं किसी भी सर्वाइवल एनिमल्स के लिए, ये किस तरह रेगुलेट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं? क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस की मदद से करते हैं, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से, या फिर सोमेटिक सब डिवीजन की मदद से, या ऑटोनोमिक सब डिवीजन की मदद से? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ऑटोनोमिक सब डिवीजन की मदद से। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास हमारी इंटरनल बॉडी में डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं, डिफरेंट वाइटल फंक्शन जो कि ऑटोनोमिक फंक्शन है। सही, तो ऑटोनोमिक सब डिवीजन ही उसको क्या करेगा, रेगुलेट करने में मदद देगा। राइट। एमसीक्यूज नंबर 9 पे लिखा है द शॉर्टनेस पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ। अब हमारे पास जो सबसे शॉर्टनेस यानी सबसे जल्दी होने वाला रिफ्लेक्स एक्शन, जल्दी कम टाइम में जो हो, तो वो बेसिकली शॉर्टनेस पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कितनी न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करता है? ऑप्शन ए में लिखा है 1 न्यूरॉन, ऑप्शन बी में है 2 न्यूरॉन, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है मेनी न्यूरॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पर सेल को काउंट किया जा रहा है, जैसे कि नर्व सेल जो होते हैं, न्यूरॉन्स, बहुत सारे नर्व, जो हमारे पास एक नर्व सेल है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो शॉर्टेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी जैसी गर्म चीज पर हाथ लगा आपने फौरन हाथ हटाया, तो फौरन हाथ हटाने का अमल दैट इज कॉल्ड दी रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पर इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म होने में कितने न्यूरॉन सेल लगे होंगे? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, 3 न्यूरॉन आर कंसिस्ट फॉर शॉर्टेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। राइट। तो जब सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होगा किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन का, तो उसमें 3 न्यूरॉन जो है ना वो अप्रोक्स क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। सही है, कंसिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 9 का दैट इज 3 न्यूरॉन। सही है, और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। सही है। नाउ इसके अलावा हमारे पास नंबर 10 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट द टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई इज। अब हमारी आईज में जो लेंस है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आईज में मौजूद है। तो नंबर 10 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। सही। नंबर 11 में आ जाओ, लिखा है the autonomic process of the automatic process of alternating focus to get sharper image of near object is vision, accumulation, focus, all of these। तो ये तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी हमारे पास जो फोकस, ताकि वो शार्पर इमेज आए। तो उसके लिए हमें अच्छे जो है ना वो किसकी जरूरत होती है? विजन की जरूरत भी होती है, फोकस की जरूरत भी होती है, और इसके साथ ही उसको अच्छी पोजीशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी। नंबर 12 एमसीक्यूज में लिखा है द वाइटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इज। वो कौन सा वाइटामिन है जो प्रॉपर विजन के लिए जरूरी है? दैट इज वाइटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वाइटामिन ए। वाइटामिन ए विजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बोन्स के लिए वाइटामिन डी इंपॉर्टेंट है, ग्लो के लिए आपके लिए वाइटामिन सी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से विजन के लिए हमारे पास वाइटामिन ए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर किसी बंदे पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस होती है, यानी उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता वीक होती है, उसकी विजन की जो एबिलिटी है वो वीक होती है। तो विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी एसेंशियल है किसके लिए? किसी भी बंदे के लिए, उसके विजन के लिए, ताकि वो सही तरीके से देख सके, उसको जो है ना नजर उसकी कमजोर ना हो। सही है, तो विटामिन ए आएगा। सही है, ऑप्शन ए। नाउ इसके अलावा हमारे पास जो 13 एमसीक्यूज है लिखा है कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो कौन सा कलर नहीं देख सकता? दैट इज रेड। ठीक है, ऑप्शन बी। 13 एमसीक्यूज यहाँ लिख रही हूँ, ऑप्शन बी रेड। ठीक है, 14 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट द बुक किताबुल मंजर वॉज रिटन बाय। किताबुल मंजर किन्होंने लिखी थी, किस साइंटिस्ट ने लिखी थी?
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इब्न अल हाशिम, यानी ऑप्शन बी सही है, इन्होंने ये किताब लिखी थी। 15 एमसीक्यूज में आ जाए स्टूडेंट, लिखा है द सेंसरी हेयर सेल आर प्रेजेंट इन, सेंसरी हेयर सेल कहाँ पर होते हैं, तो सेंसरी हेयर सेल यानी हमारे जो एयर है उसके कौन से जो है वो हिस्से में मौजूद होते हैं, तो वो बेसिकली है हमारे पास कोलचा, ठीक है। कोला बेसिकली वो जगह है जहां पर सेंसरी हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 16 एमसीक्यूज हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है द गोनेड्स आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ FSH LH, ये बेसिकली हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली गोनेड्स यानी एक हमारे पास हार्मोन्स होता है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कौन से टारगेट ऑर्गन का है, दैट इज बोथ A एंड B, ठीक है। FSH और LH ये हमारे पास हार्मोन्स के नाम है। तो इन दोनों के लिए ही गोनेड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी बोथ A एंड B सही है। तो ये थे हमारे पास टोटल 16 एमसीक्यूज, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं, सही है। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है स्टूडेंट, उस पर लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम से क्या मुराद है। सो हार्मोन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड थ्रू फीडबैक कंट्रोल सो दैट दे आर सिक्रीटेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब जो हार्मोन की सिक्रीशन होती है वो इसी फीडबैक सिस्टम की कंट्रोल के जरिए होती है। जब फीडबैक सिस्टम कंट्रोल होगा तभी वो प्रॉपर हार्मोन को सिक्रीट कर सकेगा, सही है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम वर्किंग इन द बॉडी, हमारी बॉडी में दो किस्म के फीडबैक होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। यही दोनों फीडबैक जो है वो होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन और बैलेंस करने में मदद देते हैं, सही है। तो आपने इस फीडबैक सिस्टम को पढ़ा होगा कि किस तरीके से ये होम्योस्टेसिस में वाटर की कंसंट्रेशन को, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, यानी ओस्मो रेगुलेशन को, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में मदद देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके सिक्रीशन में, उनके बैलेंस में भी यही फीडबैक सिस्टम मदद दे रहे होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाई इज नर्व्स कोऑर्डिनेशन फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इतना ज्यादा क्यों फास्टर है कंपेयर टू केमिकल कोऑर्डिनेशन के। तो इसका आंसर है द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन इज फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन थ्रू नर्व्स इन दिस सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब यहाँ पर दो रीजन है केमिकल कोऑर्डिनेशन के बनिस्बत नर्वस कोऑर्डिनेशन का ज्यादा फास्टर होने में। सबसे पहला रीजन ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एसोसिएट होते हैं कि वो पैगाम की रसाई करें, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज भेजने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स अपने प्रॉपर फंक्शंस के जरिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को भेजते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, इस वजह से ये तेज है। दूसरा रीजन ये भी है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। जैसे इसकी वही मिसाल मैं लूंगी कि अगर गर्म चीज पे आपका हाथ पड़ा है तो आपने फौरन अपने हाथ को हटाया, फौरन एक रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्स पे जनरेट किया, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए था, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा और कोई लॉन्ग टर्म की कहानी नहीं थी, जल्दी आपने अपने आप को क्या किया, सेव किया। एज कंपेयर टू अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को देखें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जैसे इसकी मिसाल बेस्ट ये है कि हाइट का निकलना, ग्रो करना, या बॉडी का ग्रो करना, किसी सेल का डेवलप होना, तो वो ग्रो करने में, निकलने में, डेवलप होने में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा, क्योंकि वो केमिकल की कोऑर्डिनेशन हो रही है, ठीक है। वो हार्मोन्स और ग्लैंड्स की वजह से हो रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होंगे, स्लो होंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। अब आपकी हाइट निकल गई अच्छी खासी, निकलने में टाइम तो लगा पर निकल गई,
तो क्या हुआ कि वो अब वैसी ही रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए है। सो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का भी तो फर्क आ रहा है, सही है। तो दो रीजन है, सबसे पहला कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, चूंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की मदद से होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन के बेनिस्बत। और दूसरा रीजन ये है कि ये शॉर्ट टर्म होती है, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विच ऑफ द टू कोऑर्डिनेशन टाइप इज बेटर इन व्हाई। तमाम कोऑर्डिनेशन में कौन सी दो कोऑर्डिनेशन बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो इसका आंसर है द टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी आर नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली बेटर बट फास्टर देन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब जो हमारे पास दो बेहतर कोऑर्डिनेशन है वो एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, सही है। नर्वस कोऑर्डिनेशन से मुराद आपकी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है वो एसोसिएट होंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन से मुराद है कि आपकी बॉडी के इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, सही, जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली चेंजेस की तरफ लेकर आएंगे, इंटरनल चेंजेस करेंगे। और जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, फास्ट होते हैं बट शॉर्ट टर्म होते हैं, और ये इन्वायरमेंट में चेंज को देखते हुए उस चेंज को अडेप्ट करेंगे ताकि बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस में रहे, सही है। तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट कि वो बॉडी को एक होम्योस्टेसिस में लेकर आएंगे, सही है। नाउ अब बेहतर क्यों है, ये रीजन बताया गया है कि सबसे पहले जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना सिर्फ वो बेहतर है बल्कि बहुत तेज भी है, किसके कंपेयर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन की कंपेयर पे। इसके आगे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू केमिकल हार्मोन्स whereas nervous coordination take place through neurons। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल्स और हार्मोन्स के साथ एसोसिएट होंगे और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएट होंगे। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपको पता है कि दोनों हमारे पास नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड दी सीएनएस, सही है, इसको समझो। हमारे पास दो जो है ना वो टाइप्स की बेसिकली क्या है स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम है, सही है। अब इन दो नर्वस सिस्टम में एक हमारे पास होती है स्टूडेंट सीएनएस और दूसरी हमारे पास होती है पीएनएस, सही है। CNS stand for the central nervous system and the PNS stand for the peripheral nervous system, right? तो CNS के लिए जो एसोसिएट होंगे वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, सही। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके लिए हमारी बॉडी का कंप्लीट नर्वस सिस्टम एसोसिएट होगा। ये दोनों मिलकर ही बॉडी को एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ, एक रिस्पॉन्स की तरफ लेकर आएंगे ताकि बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बैलेंस किया जा सके, सही। ये हो गया नर्वस सिस्टम, हमारे पास कौन सा, नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला। नाउ इसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें आपकी इंटरनल बॉडी के तमाम हार्मोन्स, तमाम ग्लैंड आ जाएंगे, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो, चाहे वो ग्रोथ वाला हार्मोन हो, चाहे वो कोई भी हार्मोन हो, वो तमाम हार्मोन्स आ जाएंगे, सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क बाय अ रिफ्लेक्स आर। रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन और शॉर्ट नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ये हमारे पास कैसे वर्क करते हैं, द एक्टिविटीज लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आई, हैंड withdrawal, knees jerk, seizing, hiccup, कफ ईटीसी। अब जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी लिखी हुई है, जैसे आपकी पलकों का झपकना, आंखों का बंद खोल होना, या आप हाथ अपना झाड़ते हो, पैर आप अपना झाड़ते हो, तो ये जो जर्क करना है। इसके अलावा हिचकी का आना, छींक का आना या खांसना, ये तमाम जो हमारे पास एक्टिविटीज है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन कब होंगे, ये हमारे पास ऑटोमेटिक होते हैं, दे आर नॉट लर्न ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। हम इसे पूरी लाइफ टाइम में सीखते नहीं है बल्कि बॉडी ये खुद ऑटोमेटिक क्या करती है, ये प्री प्रोग्राम होती है, प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्स है जो कि रेगुलेट होते हैं बाय द सीएनएस, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म एज रिफ्लेक्स आर। अब इसको आसान अल्फाज में समझो, ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह वर्क करता है, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क।
बाय रिफ्लेक्स आर, रिफ्लेक्स आर के जरिए। तो रिफ्लेक्स आर है क्या? वो रास्ता जिसकी मदद से रिफ्लेक्स एक्शन हो, उसे रिफ्लेक्स आर कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर तो समझ आ गया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? हमारी बॉडी का क्विकली, बिल्कुल जल्दी क्या करना, सडनली एक रिस्पॉन्स देना। जब बॉडी अपने अंदर कोई चेंज को देखेगी तो वो फौरन रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, ये प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्स है, सही है। इसको आपको सीखना नहीं पड़ता। जब आपकी बॉडी में बेसिकली डिफरेंट चेंजेस होंगे तो आपकी बॉडी आपको मैसेज देगी। आप खाना खा रहे हो, सही है। खाना खाने की नाली एसोफिकस अलग है, रास्ता अलग है, सांस लेने का रास्ता अलग है। जब खाने का एक भी जरा सा पार्ट आपके सांस लेने की नाली पे जाता है तो आपको फौरन क्या होता है, खाना फंसता है, आपको खांसी लगती है, आपको फौरन से बिल्कुल अजीब सी बॉडी आपकी रिएक्ट करती है, राइट। कि वो क्या करती है, आपको मैसेज देती है। आप फौरन पानी पीते हो, उससे क्या होता है कि आपका वो खाना जो है वो फौरन आपके जो इसोफिकस के रास्ते से निकलता है ताकि आपको सांस आ सके, सही है स्टूडेंट। तो ये जो हमारे पास एक बॉडी ने रिस्पांस जनरेट किया, सडन रिस्पांस, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म चीज में हाथ लगा, आपने फौरन हाथ हटाया, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। आपके मुंह पे अचानक से लाइट पड़ी, आपकी आईज क्लोज हो गई, आपकी बॉडी ने, आपके फेस ने एक रिएक्ट किया अपने आप को बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को जो परफॉर्म करने का रास्ता है, जो पाथवे है, वो रिफ्लेक्स आर है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। यानी बॉडी का सडन चेंज करना, बॉडी का सडन कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, लिखा है व्हाई इज अ ड्राइवर्स लाइसेंस नॉट इशूड टू कलर ब्लाइंड पर्सन। ड्राइवर जो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो अमूमन सबको दिया जाता है, उसकी कुछ पॉलिसी होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन सिवाय उस बंदे को जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन पूछा गया है कि क्यों कलर ब्लाइंड पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। So driving license is not issued to color blind person because of his or her, चाहे वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल को ही जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस होगा या फीमेल को, दोनों जेंडर में से किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस में अमूमन क्या होता है, कलर्स की पहचान नहीं रहती, ये विजनरी प्रॉब्लम है, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को लाइसेंस इशू नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट, क्योंकि उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती है रेड और ग्रीन लाइट को फर्क करने में, सही है। क्योंकि कलर ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं वो रेड कलर को सही से पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसलिए पहला रीजन ये है। इसके अलावा इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द कोन्स ऑफ द रेटिना। अब कलर ब्लाइंडनेस में जो पर्सन है वो रेड कलर को सही से क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके जो कोन ऑफ रेटिना है, यानी आईज का जो इंटरनल पार्ट है उसमें एक हिस्सा है कोन ऑफ रेटिना, वहां पर क्या होता है, बेसिकली डिफेक्ट होता है, इस वजह का द कलर ब्लाइंडनेस फाउंड मेनली इन मेन। लेकिन ज्यादातर जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो जेंडर के कंपेयर में मेन में पाए जाते हैं, सही है। तो ये बेसिकली कोई, आप ये कह लो कि डिसेबिलिटी, तो हम इसको इतना ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन बस एक डिसऑर्डर या आप कह लो एक बेतरतीबी है या एक डिफेक्ट है जो कि कोन ऑफ रेटिना में पाई जाती है, सही है। तो वो पैदाइशी भी हो सकती है कि स्टार्ट से जेनेटिकली बहुत कम होती है, पैदाइशी हो सकती है, या वो किसी हादसे की वजह से भी हो सकती है कि कोई इंजरी हुई थी या कुछ अचानक सडन कोई जो है वो मसला हो गया था आईज में, तो जिसकी वजह से कोन ऑफ रेटिना में डिफेक्ट आ गया। तो उस डिफेक्ट की वजह से पर्सन सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कलर्स के दरमियान, सही है। तो इसीलिए इनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता, क्योंकि वो ज्यादातर रेड कलर को जो है वो क्या कर पाते, समझ नहीं पाते, रेड कलर को सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो इसलिए इनको ड्राइविंग इशू नहीं दिया जाता। और लास्ट में ये भी मेंशन है कि ज्यादातर कॉमनली ये मेन में पाया जाता है, सही है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डू थायराइड ग्लैंड स्वेल अप एंड गिव द नेम ऑफ डिजीज। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो किस तरह स्वेल होते हैं, ठीक है, या क्यों होते हैं, और इसके डिजीज का नाम क्या है। So if the intake of iodine in diet in low in adult, the thyroid gradually become large in size. This abnormal condition is termed as goiter.
ये बेसिकली क्यों होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको हम गॉइटर का नाम देते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड बेसिकली जो हमारे पास लो इनटेक हो गया आयोडीन का, तो उस वजह कर क्या होता है बेसिकली ये जो थायराइड ग्लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता साइज में इनलार्ज होते जाते हैं, ठीक है, और एक एबनॉर्मेलिटीज और एक प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं, सही है। इसका सही भी किया जा सकता है डिफरेंट एक्सरसाइज की मदद से और डिफरेंट डाइट प्लान की मदद से, इसको सेट भी किया जा सकता है, सही है। लेकिन आयोडीन के कंसंट्रेशन की वजह से, आयोडीन के जो है वो बहुत लो होने की वजह से इन अडल्ट अपनी डाइट में आयोडीन का बहुत कम इस्तेमाल की वजह से भी बेसिकली क्या होता है, थायराइड में ग्रेजुअली साइज में इंक्रीज होता है, इस वजह का बेसिकली क्या होता है, थायराइड का इशू होता है यानी गटर होता है, सही है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द रोल ऑफ आइटल्स ऑफ लेनर सेल्स। अब हमारे पास इस सेल का क्या काम है, इट इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, इट सिक्रेट इंसुलिन व्हिच हेल्प टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये सेल मदद देते हैं ग्लूकोज की रेगुलेशन में, इंसुलिन की रेगुलेशन में, और इससे चांस ये होता है कि डायबिटिक सेल भी या डायबिटिक जो डायबिटीज है उसका खदशा नहीं होता, सही है, क्योंकि ये इंसुलिन के ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस रखती है, सिंपल। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज व्हाट इज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इज नेम सो। इमरजेंसी हार्मोन क्या होते हैं और इनको इमरजेंसी हार्मोन क्यों नाम दिया गया, तो एड्रेनल मेडुला respond to emergency condition to produce a cell fight or flight response, it secretes adrenaline or emergency hormone resulting in increase of blood glucose level by breathing down glucose, as result body responds the emergency situation quickly। अब हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला यानी हमारे कॉर्टेक्स यानी किडनी का जो रीजन है, वहां पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, उसको इंडोक्राइन ऑर्गन, किडनी को इंडोक्राइन ऑर्गन इसीलिए कहा जाता है, वहां पे कुछ हार्मोन भी सिक्रीट्स होते हैं, रिलीज होते हैं, तो वहां पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए उसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर पैरालिसिस। पैरालिसिस का जो हमारे पास पॉसिबल रीजन है वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ईदर ब्लीडिंग, hemorrhage or blood clot in the specific part of brain, however it could be the result of injury of the brain, spinal cord and nerves। पैरालिसिस जो होते हैं, पैरालिसिस ज्यादातर जब ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो और वहां पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई हो, खून का जमना, और बेसिकली ब्लड क्लॉट हो चुका हो, या इसके अलावा नर्व सेल में या ब्रेन के किसी सेल में इंजरी हो गई हो, तो इस वजह से जो पेशेंट है वो पैरालाइज हो जाते हैं, सही है, कोमा की तरफ चले जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास रीजन है, यानी किसी भी एक्सीडेंट में, कोई हादसे में कोई इंजरी हुई थी, अब बेसिकली ब्लड की जो क्लॉटिंग है, ब्लड जमना शुरू हो गया ब्रेन के पार्ट में, तो ब्रेन तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और हमारी बॉडी की तमाम मूवमेंट, तमाम कोऑर्डिनेशन ब्रेन से ही एसोसिएट है, तो इसलिए बॉडी पैरालाइज हो जाती है, सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान क्या फर्क है, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन का डिफरेंसेस ज्यादातर रिपीटेडली पूछा गया है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्टिव ऑफ न्यूरॉन यानी एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की मदद से होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ स्पाइनल स्पेशल स्क्रीटरी सेल, डिफरेंट स्क्रीटरी सेल्स की मदद से होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास वो सिग्नल्स है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स के जरिए होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन वो सिग्नल टाइप है जो कि केमिकल्स की मदद से होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत तेज होते हैं, रैपिड इन एक्शन, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लोअर होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं। ये एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की, नर्वस कोऑर्डिनेशन। और हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये प्रिवेटिव टाइप है, यानी ये केमिकल है, इंटरनली जो है वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, ऑटोनॉमिक है, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स। nervous coordination, chemical coordination involve other signaling molecule as hormones,
इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर्स। सही है, तो ये हमारे पास थे हमारे टोटल 11th शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन आंसर को। नाउ स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने लगे इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है दैट इज डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यानी डिटेल क्वेश्चन की। तो इसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया है डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन का आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है। सो इन द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ब्रेन हमारे पास एक मेजर कमांड और एक मेजर कंट्रोल सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा इट इज रैप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बेसिकली अगर हम उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर की बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के पास टोटल 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है एज अ क्यूशन लाइक प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन फराहम करती है हमारे पास ब्रेन को, मेम्ब्रेन की लेयर जो होती है। नाउ बोन्स टू द स्कल प्रोवाइड अनदर प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। अब जितने भी तमाम बोन है और स्कल का स्ट्रक्चर है, ये स्कल बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरेब्रम एंड मेड्यूला ओब्लिगेंडा। ये तमाम पार्ट्स हैं ब्रेन के। ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, जैसे सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में मदद करता है। इट कंसिडर टू बी अ सेट ऑफ इंटेलिजेंस। सेरेब्रम इंटेलिजेंस का सेट माना जाता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा थैलेमस जो होता है, थैलेमस इनसाइड होता है ब्रेन के और ये हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर होता है और ये मदद देता है बेसिकली स्टिमुलस को टूवर्ड पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी एक स्टिमुलस को आगे पहुंचाने में ये हिस्सा मदद देता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है मेंटेनिंग फंक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ईटीसी। यानी हमें जो भूख और प्यास लगती है, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के रास्ते से आते हैं। हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है वो एसोसिएट होता है इन फिजिकल फंक्शंस में। ठीक है, इसके अलावा हिपोक्रैम्प्स जो है ये रिलेटेड होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ। इसके अलावा जो मिड ब्रेन है ये रिलेटिवली स्मॉलर पार्ट में होता है, इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ वेसल्स एंड स्मेल स्टिमुली। ठीक है, सेरेब्रम क्या करता है, ये हाई कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होता है डोर्सल साइड पे। इसके अलावा ये जस्ट बिलो होता है सेरिब्रम के। सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है डिफरेंट एक्टिविटी जैसे राइटिंग, जैसे कि हमारे पास ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्रिएटिंग, ठीक है, क्राफ्टिंग। ये तमाम जो हमारी बॉडी के हमारे हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो सेरेब्रम करती है। इसके अलावा मेड्यूला ऑब्लिगेंडा और पोन्स के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। सही है, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर है एक ब्रेन का। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन के लिए एसोसिएट होते हैं। सही है, इसके अलावा अगर हम ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन के 3 लेयर होते हैं, 3 मेम्ब्रेन होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और जो ब्रेन का बोन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन का जो स्कल है वो बेसिकली ब्रेन की प्रोटेक्शन में मेन रोल प्ले करता है। सही है, नाउ दूसरा सवाल हमारे पास है राइट अ नोट ऑन द ह्यूमन आई इन और ईयर। अब आपको नोट लिखना है ह्यूमन आई और ईयर पे। तो ईयर पे अगर हम नोट डिस्कस करें, ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। ईयर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो सुनने और बैलेंस करने में मदद देता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ईयर के 3 पार्ट है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, बाहर वाला, अंदर वाला और दरमियाना हिस्सा। आउटर ईयर बेसिकली कंसिस्ट करता है पीना, यानी पीना जो हमारे पास कार्टिलेज वाला हिस्सा है जो कि इजीली बेंड हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके मेम्ब्रेन है और ईयर ड्रम भी है। द पीना इज कंपोज्ड ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज एंड द पीना लीड इनटू द ईयर canal which is closed at the inner end by the thymic membrane. इसका फंक्शन क्या होता है, ये आउटर ईयर को कलेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स। आउटर जो ईयर है उनको कलेक्ट करके साउंड को भेजता है। मिडल ईयर क्या करते हैं, कॉन्सिस्ट होते हैं स्मॉल कैविटी कंटेनिंग 3 स्मॉल मूवेबल बोन। जो हमारे पास मिडल ईयर होती है यहाँ पे 3 मूवेबल बोन होती है
जो कि अपने फंक्शंस के लिहाज से क्या होती है, अपने फंक्शन के लिहाज से एसोसिएट होती है ना। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या होता है मिडल ब्रेन का, ये साउंड को रिलीव करती है एयर आउटसाइड और ट्रांसमिट करती है इनटू द फ्लूइड इन द इनर एयर। अब इसके अंदर जो फ्लूइड न्यूमा स्ट्रक्चर है वो साउंड को रिलीज करने में मदद दे रही होती है। इनर एयर जो होती है ये कॉन्सिस्ट करती है फ्रंट मेम्ब्रियस, और इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट कनाल और स्कल बोन से मिलके बनी होती है, यानी ये एसोसिएट करती है हेयरिंग यानी सुनने के अमल में इनर बोन मदद दे रही होती है, इनर एयर का जो हिस्सा है। नाउ अगर हम आई के शॉर्ट नोट की बात करें तो इट इज द ऑर्गन ऑफ साइट, ये वो ऑर्गन है जिसकी मदद से हम देखते हैं। नाउ इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ simple camera which collect light reflected from any object in front of drive to the layer of sensory cell or retina। अब जो हमारे पास आई है बेसिकली वो एक ऐसा ऑर्गन है जो देखने में मदद देता है, और ये एक सिंपल कैमरे की तरह है जो कि डिफरेंट लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद ही देख सकता है, यानी जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे जो आईज का हिस्सा है कोन ऑफ रेटिना उसकी मदद से आईज चीजों को देख पाती है। सही है ना। इसके अलावा मजीद चीजें लिखी हैं कि आईज के जो कलर्स होते हैं किस तरीके से वो डिफरेंट कलर को एसोसिएट करती है, कंपोजिशन क्या है, और उसका एक पूरा वर्किंग प्रोसेस हमारे पास आई का क्या है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है स्टूडेंट, व्हाई डज द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पर्सन डिफर फ्रॉम द ईच अदर इवन थ्रो द कंपोनेंट ऑफ ब्रेन आर सेम। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हर इंसान की सोचने की और समझने की सलाहियत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। अब आपसे यही सवाल पूछा गया है कि हर इंसान का जो ब्रेन का कंपोजिशन है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, सही, तो सोचने और समझने की सलाहियत इतनी मुख्तलिफ कैसे। तो इसका जो आंसर लिखा है स्टूडेंट दैट इज द कैपेसिटी ऑफ abstraction, logic, understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking, and the problem solving. More generally, it can be described as the ability to previous or inner information and to retain it is knowledge to be applied towards adaptive behavior within environment or context। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात क्लियर की गई वो ये कि बजाहिर चाहे ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फंक्शन और ब्रेन का जो हमारे पास कंपोजिशन है वो सेम है, लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, सोचने समझने की सलाहियत की बात करें, तो इट डिपेंड कि वो किस तरीके से अपने ब्रेन को, आप कह लो नॉर्मल जबान में, कि वो किस तरीके से अपने ब्रेन को खुराक दे रहा है। जैसे अगर एक बंदा है वो हर वक्त नेगेटिविटी सोचेगा तो वो एक्ट भी वैसा करेगा। एक बंदा हर वक्त पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव रहेगा, अवेयर रहेगा चीजों में, तो वो उसी तरीके से एक्ट करेगा। तो ये हमारे बिहेवियर साइकोलॉजी पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सही है इन शॉर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस द ग्लैंड इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड हाउ। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और हमारे पास ये किस तरीके से रेगुलेशन करता है। endocrine system, it is an important mean of chemical coordination in animals. It is a system of ductless gland which secrete hormone directly into the blood. It carry hormone to the target tissue and organ. अब जो इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ये इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो कि एनिमल्स में होता है। डिफरेंट हार्मोन्स का, ग्लैंड्स का और केमिकल का रिलीज होना ताकि वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड द इंडोक्राइन सिस्टम। सही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लैंड के नाम है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर थायराइड ग्लैंड, गोनेड्स। ये डिफरेंट ग्लैंड्स और हार्मोन्स है जो कि डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, और यही हमारे पास कहलाता है इंडोक्राइन सिस्टम। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट इज द डायबिटिक मेलिटस, एक्सप्लेन सम वेज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। नाउ ये डायबिटिक्स क्या है, ये डिसऑर्डर है इन विच द पैनक्रियास प्रोड्यूस inefficient or non insulin, as a result the level of glucose is blood become very high। जब ब्लड में ब्लड शुगर आप कह लो जब हाई हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, जब वो हाई हो जाएगी तो वो डायबिटिक्स की तरफ लेके जाएगी। सही है। इसके अलावा
the excess amount of glucose is excreted in urine, so the frequency of passing urine increase many times. जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूरिन के रास्ते पे जाएगा, यूरिनरी ग्लैंड्स में, यूरिनरी ब्लैडर्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट्स में, तो बार बार यूरिन पास आउट होगा और ये भी एक प्रॉब्लम एसोसिएट होगी. सही है. नाउ मोर ओवर द पेशेंट फील वेरी थर्स्टी एंड हंग्री, और इसके साथ ही बहुत ज्यादा पेशेंट थ्रस्टी, प्यासा होगा और भूखा होगा. आपने देखा होगा जैसे ब्लड शुगर लेवल गिरता है तो फौरन भूख लगने लगती है. सही है. डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि वो डायबिटिक के पेशेंट है ना. उसके बाद भी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको अगर उन्होंने कुछ इनटेक नहीं किया तो बॉडी अभी बिल्कुल लूज हो जाएगी, गिर जाएंगे, और बिल्कुल बॉडी जो होती है वो अपनी सही पोजीशन में, स्ट्रेंथ में नहीं होती. रीजन यही है कि जब शुगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल रहा है, बार बार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये रीजन एक प्रॉब्लम होती है, एक डिसऑर्डर होता है डायबिटिक पेशेंट को. सही है ना. अब अगर बात करें इसकी मैनेजमेंट की, इन द एब्सेंस ऑफ यूजिंग और स्टोरिंग ग्लूकोज बाय द सेल, द पेशेंट लूज वेट एंड गेट टायर्ड. अच्छा, एक रीजन ये, एक सिम्टम्स ये भी है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर होगा तो पेशेंट बहुत ज्यादा लूज और बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करेगा, वजन बहुत ज्यादा गिरेगा और बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करेगा. सही है. अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जो हमारे पास शुगर का लेवल होता है, शुगर जो है, कार्ब्स जो है, कार्बोहाइड्रेट, वो तो वजन बढ़ाता है, तो यहाँ पे लूज का जिक्र क्यों लिखा है? तो ये लूज से मुराद है अब जो शुगर की कंसंट्रेशन है, या आप कह लो कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो तो बहुत ज्यादा हाई है ब्लड में भी, और वो यूरिनरी ट्रैक की तरफ जा रहा है ना. अब यहाँ पे होगा क्या, जो सॉर्टिंग ऑफ शुगर है सेल्स में, वो लूज करेंगे वेट्स को, और साथ ही क्या, यानी जो स्ट्रेंथ है, जो बॉडी को अपनी एक पावर है, स्ट्रेंथ जो बॉडी को मिली हुई है डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को, वहां से बंदा डाउन होता जाएगा. सही है. यानी वहां से उसकी एबिलिटी, स्ट्रेंथ लूज होती जाएगी, कमजोरी का शिकार हो जाएगा. उसके जो है वो बाज दफा बहुत ज्यादा प्यासा, बाज दफा बहुत ज्यादा भूखा. जब कोई चोट हो रही है, इंजरी हो रही है, तो वो भी सही से इन्फ्लेमेशन भर नहीं रहा, जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सही है. वे टू मैनेज डायबिटीज मेलिटियस. अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग. ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटरिंग करके, एक्सरसाइज करके, मेडिकेशन करके और बैलेंस डाइट को लेके ही इसको क्या किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. तो ये थे हमारे पास कुछ डिटेल क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पेपर में अक्सर ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फंक्शन और ब्रेन की डायग्राम पूछी जाती है. सही है. इसके अलावा शॉर्ट नोट, आई और एयर, ये भी हमने डिस्कस किया. नाउ इन द लास्ट हमने कुछ डायबिटिक्स को डिस्कस किया. सही है स्टूडेंट. अगर इस सवाल में आपको कोई चीज ना समझ आई हो, या इस तमाम लेक्चर में, तमाम एक्सरसाइजेस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा. अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वंस अगेन इस नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि आपको डिटेल मिल सके. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं अगले लेक्चर में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.